सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल सुविज्ञा में। साथियों, आज हम यहाँ पुनः कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और ये मैथ्स पेडागोजी का वीडियो है। चूंकि संस्कृत पेडागोजी के वीडियोस भी प्रतिदिन अपलोड हो रहे हैं तो आप लोग वो वीडियो भी देखें। और एक ये सीरीज़ जो क्वेश्चंस की है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप लोगों को आपकी प्रतियोगी परीक्षा में इस सीरीज से बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे देखने को। और कोशिश यही करूंगा कि ये सीरीज भी संस्कृत की सीरीज जैसी बहुत लंबी चले और आप लोग प्रत्येक वीडियो को देखें और अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे उनके पास भी ये वीडियो पहुंच जाए और अपन एक लेवल तक इन क्वेश्चंस को ले जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं पहले ही प्रश्न से। वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने हेतु किस विधि का प्रयोग उपर्युक्त है। तो वृत्त की परिधि और व्यास ज्ञात करना है तो कौन सी विधि उपयुक्त होगी ये यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं आगमन विधि, दूसरा दिया है संश्लेषण विधि, तीसरा दिया है निगमन विधि। तो आगमन और निगमन विधि तो होगी नहीं, तीसरी संश्लेषण थी, दूसरे नंबर पर यह भी नहीं होगी, तो प्रयोगशाला विधि जो है ये रहेगी इसकी सही। तो वृत्त की परिधि और व्यास ज्ञात करने के लिए, उसमें संबंध ज्ञात करने के लिए प्रयोगशाला विधि का प्रयोग जो है ये सही रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया हुआ है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं। पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है तो क्या है पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत। समन्वय व सुसंगठितता का, उपयोगिता व जीवन से संबद्धता का, या फिर क्रियाशीलता व परिवर्तनशीलता का, या फिर उपर्युक्त सभी। तो पाठ्यक्रम निर्माण के जब सिद्धांतों की बात की जाती है तो ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर आती हैं। वो समन्वय भी रहता है, सुसंगठित भी होता है, उपयोगिता भी होती है, जीवन से संबंध भी होता है, क्रियाशीलता भी होती है, परिवर्तनशीलता भी होती है। तो ये सभी जो हैं ये ऑप्शन इसका सही रहेगा, उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार और कुंजी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिला है। तो यह विचार किसका है आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हैं डटन का है, हॉगवेन का है, रोजर बेकन का है, या फिर पी सैमुअल का है। तो गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार और कुंजी है क्योंकि प्रत्येक विषय को पढ़ने के लिए गणित की आवश्यकता होती है, तो इसलिए इसे सिंहद्वार और कुंजी कहा है। और ये कहा किसने है तो ये आपको बताना है। ये कहा है रोजर बेकन ने। ये होगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी रहेगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया हुआ है रेखा गणित का संबंध है। रेखा गणित का संबंध आखिर किससे है ये बताना है। तो संख्याओं से है क्या, दूसरा दिया हुआ प्रसार व विस्तार से है, तीसरा अंकों से है। तो रेखा गणित में ध्यान देना है आप लोगों को, प्रतीक चिन्हों से है। तो देखिए संख्याओं से है लेकिन उससे ज़्यादा संबंध जो दिख रहा है अपन को प्रसार और विस्तार से दिख रहा है, तो पहला गलत हो जाएगा। अंकों से, संख्याओं और अंकों में कोई अंतर नहीं है तो ये भी गलत कर देंगे। प्रतीक चिन्हों से भी नहीं है, तो सही उत्तर क्या रहेगा, प्रसार व विस्तार से संबंध है रेखा गणित का, ये होगा सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया हुआ है पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि का गुण है। पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि का गुण कौन सा है ये बताना है यहाँ पर। ऑप्शन दिया हुआ है व्यक्तिगत क्रियाओं विधि का गुण है। व्यक्तिगत क्रियाओं विधि का गुण है मतलब कि व्यक्तिगत क्रियाएं जो हैं ये विधि का गुण है, या फिर पिछड़े बालकों को शिक्षा उपर्युक्त ढंग से देना, दूसरा छात्रों की पाठ्य वस्तु का गहनता से विकास करना, या फिर उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा, पर्यवेक्षित विधि जो है यहाँ पर ये उसके सभी गुण हैं, मतलब उपर्युक्त सभी, ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। आप वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे। आपको वृत्त की परिधि ज्ञात करना है तो वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि को प्रयोग में लाएंगे। यहाँ पर यह कहा है, ऑप्शन दिए हुए हैं विश्लेषण विधि, इकाई विधि, क्रिया विधि, या फिर निगमन विधि। तो क्या होगा सही उत्तर, निगमन विधि जो है ये रहेगा सही उत्तर। वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए निगमन विधि का प्रयोग करेंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर जो कि पहले रिपीट हो चुका है। अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है।
तो बोलना सिखाने में प्रभावी होता है, लिखना सिखाने में प्रभावी होता है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर चेंज हुआ है ऑप्शन में, ऑप्शन अलग अलग हुए हैं। अगला दिया हुआ है गिनती सिखाने में या फिर हस्तलेख सिखाने में। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो सही उत्तर रहेगा गिनती सिखाने में अबेकस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी खेल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित शिक्षण विधि है। क्या कह रहे हैं? किसी भी खेल के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसके लिए उपयुक्त गणित शिक्षण विधि कौन सी रहेगी? ऑप्शन दिए हुए हैं विश्लेषण विधि, दूसरा दिया हुआ है इकाई विधि, तीसरा दिया है क्रिया विधि या फिर चौथा दिया है संश्लेषण विधि। तो किसी खेल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी रहेगी? तो सी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होगा, जो कि क्रिया विधि जो है, इस विधि से खेल के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। शिक्षण शास्त्र संप्रत्यय है, तो शिक्षण शास्त्र किसका संप्रत्यय है ये बताना है। वर्तमान काल का संप्रत्यय है, मध्यकाल का संप्रत्यय है, बौद्ध काल का संप्रत्यय है या फिर बी और सी दोनों। तो क्या होगा सही उत्तर? शिक्षण शास्त्र, तो शिक्षण शास्त्र वर्तमान काल में ही ज़्यादा प्रचलन में आया है और ये इसी का संप्रत्यय है, वर्तमान काल का संप्रत्यय है। तो पहला ऑप्शन जो है ये होगा इसका सही उत्तर। और इन प्रश्नों का अभ्यास आपको ध्यान से करना है, जिससे कि किसी भी प्रकार से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो ऐसा हो कि आपकी नज़रों के सामने से निकला है। और कोशिश अपन ये करेंगे कि कोई भी प्रश्न ना छूटे जो अभी तक पूछे गए हों, क्योंकि एक बहुत बड़ी सीरीज अपन ये स्टार्ट करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। आगे चलते हैं। शिक्षण शास्त्र का संबंध है किससे है? शिक्षण शास्त्र का संबंध मनोवैज्ञानिक तथ्यों से है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के तथ्यों से है, ए व बी दोनों, या फिर गणित के पाठ्यक्रम से। तो पहले तो अपन को प्रश्न समझना है कि गणित या फिर ये कह लें कि शिक्षण शास्त्र, केवल शिक्षण शास्त्र का संबंध किससे होना चाहिए? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के तथ्यों से होना चाहिए। जो शिक्षण शास्त्र होता है उसका संबंध सीधा सीधा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से होता है और उसके तथ्यों से भी होता है। तो ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है? ध्यान रखना, कह क्या दिया है यहाँ पर कि करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं व जिनके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है। तो वह कौन सी विधि है? प्रदर्शन विधि है, प्रयोगशाला विधि है, संश्लेषणात्मक विधि है या फिर प्रायोजना विधि है? तो करके सीखने की जहाँ पर चर्चा आती है गणित की, वह कौन सी विधि है? तो प्रयोगशाला विधि। कौन सी विधि है? प्रयोगशाला विधि एक ऐसी विधि है जहाँ पर करके सीखने पर जोर दिया जाता है। तो सही उत्तर यहाँ पर रहेगा प्रयोगशाला विधि, क्योंकि करके सीखने का सिद्धांत जो है वह इस पर कार्य करती है, इसलिए यहाँ पर ये होगा इसका सही उत्तर। और आप लोग यहाँ पर ध्यान से पहले प्रश्न को पढ़ा करें, उसको समझा करें, तो फिर कंप्लीट हो जाएगा। और ऑप्शन में कहा भी था कि जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, तो प्रयोगशाला विधि जो है यह है सही उत्तर। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पर दिया हुआ है गणितसार संग्रह की रचना किसने की थी? एक प्रमुख गणितीय ग्रंथ है जिसकी रचना किसने की थी? गणितसार संग्रह। और शायद आप लोगों ने पहले भी इसके बारे में पढ़ा होगा कि गणितसार संग्रह जो है ग्रंथ, इसकी रचना किसने की, इसके लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर रहेगा महावीराचार्य। महावीराचार्य जी गणितसार संग्रह के लेखक हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। शिक्षण शास्त्र का ज्ञान उपयोगी है, तो शिक्षण शास्त्र का ज्ञान किसके लिए उपयोगी है यहाँ पर ये बताना है। शिक्षक के लिए उपयोगी है, छात्र के लिए उपयोगी है, प्रधानाध्यापक के लिए उपयोगी है या फिर विद्यालय प्रबंधक के लिए उपयोगी है? तो शिक्षण शास्त्र का ज्ञान होना, ध्यान रखना आप लोग, यहाँ शिक्षण शास्त्र के ज्ञान के लिए यहाँ छात्र के लिए तो उपयोगी होगा नहीं, प्रधानाध्यापक के लिए भी नहीं है और प्रबंधन के लिए भी नहीं है, क्योंकि इसे तो मतलब ही नहीं है। तो शिक्षक के लिए आवश्यक है शिक्षण शास्त्र का ज्ञान। किसके लिए आवश्यक है? शिक्षक के लिए शिक्षण शास्त्र का ज्ञान बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान के भीनमाल कस्बे में या फिर कस्बे से किस गणितज्ञ का संबंध है? वह कौन सा गणितज्ञ है जिसका राजस्थान के भीनमाल कस्बे से संबंध है? महावीराचार्य, श्रीधराचार्य, ब्रह्मगुप्त या फिर वराह मिहिर?
तो बताना है आपको राजस्थान के भीनमाल, जिसे भिन्नमाल भी कहते थे, इस कस्बे से संबंध है। सही उत्तर क्या रहेगा? ब्रह्मगुप्त। जो ब्रह्मगुप्त हैं इनका राजस्थान के भीनमाल कस्बे से संबंध है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर दिया हुआ है कुहक गणित। ध्यान से आप लोग देखना इसको। कुहक गणित ग्रंथ की रचना किसने की थी? जो कुहक गणित ग्रंथ है इसकी रचना किसने की थी? ऑप्शन दिए हुए हैं वराहमिहिर, महावीराचार्य, ब्रह्मगुप्त या फिर श्रीधराचार्य। तो कुहक जो गणितीय ग्रंथ है, गणित ग्रंथ है, इसकी रचना की थी ब्रह्मगुप्त ने। कुहक गणित ग्रंथ की रचना ब्रह्मगुप्त ने की थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्राप्त करना है या फिर प्रदान करना है, शक्ति प्रदान करना है। तो यह कथन किसका है? ड्यूर का है, वेकन का है, या फिर डटन का है, या फिर रमन का है। तो गणित शिक्षण का उद्देश्य यहाँ पर पूछा है, वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। तो ये किसने कहा था? तो यह कथन जो है यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा डटन, सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। डटन महोदय का एक कथन है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर दिया हुआ है गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है। सिद्धांत को समझने के बाद शुद्धता से हल करवाना, निर्धारित समयावधि में प्रश्नों को हल करवाना, या फिर लिखित और मौखिक अभ्यास करवाना, या फिर शीघ्रता से प्रश्न हल करवाना। मतलब कि गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल कराने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है। तो इस सिद्धांत को समझने के बाद आप क्या समझेंगे ये यहाँ पर आपको बताना है। तो गणित शिक्षण से संबंधित चर्चा है, तो लिखित और मौखिक अभ्यास कराने से है। यहाँ पर जो सी है ये रहेगा सही उत्तर। तो एक आदत डालने की बात की गई है, शीघ्र और शुद्ध हल करने की, तो लिखित और मौखिक अभ्यास करवाने से है वहां पर। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में क्या कहा है? प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व है। तो प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व क्या है? सांस्कृतिक महत्व है, मानसिक महत्व है, व्यावहारिक महत्व है, या फिर आध्यात्मिक महत्व है। तो प्राथमिक स्तर की यहाँ पर जब चर्चा की जा रही है तो यहाँ पर सांस्कृतिक महत्व नहीं होगा, मानसिक भी नहीं होगा, और आध्यात्मिक तो होगा ही नहीं, तो व्यावहारिक होगा। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का जो उद्देश्य है या फिर महत्व है, महत्व कहें, ये व्यावहारिक महत्व होगा उसका, क्योंकि बच्चा व्यवहार में नॉर्मल से चीज़ें बता सके, कहीं हिसाब लगाना हो, कहीं जोड़ घटाना करना हो तो वो बोल सके। गणितीय भाषा का ज्ञान आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है गणितीय भाषा का ज्ञान? तो ऑप्शन दिए हुए हैं क्रमशः। शिक्षक के लिए आवश्यक है, बिल्कुल है। छात्रों के लिए आवश्यक है, बिल्कुल है। ए और बी दोनों के लिए, या फिर गणित के ज्ञान के लिए? तो गणित का ज्ञान तो ठीक है, होना ही चाहिए, लेकिन ए और बी जो है ये दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक के लिए और छात्र के लिए आवश्यक है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर दिया हुआ है रेखा गणित को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान है। रेखा गणित को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान किसका है? यूक्लिड का है, जिनका एक प्रमेय भी है, यूक्लिड प्रमेय। ब्रह्मगुप्त का है, वराहमिहिर का है, या फिर आर्यभट्ट का है। तो रेखा गणित को व्यवस्थित रूप प्रदान करने का जो योगदान जाता है, महत्वपूर्ण योगदान किसका है? तो ब्रह्मगुप्त महोदय का है, ब्रह्मगुप्त महोदय का, जो रेखा गणित में प्रसिद्ध हैं। आगे चलते हैं, शिक्षण के सामान्य उद्देश्य होते हैं। तो ऑप्शन दिए हुए हैं दूरगामी उद्देश्य हैं क्या? दूरगामी नहीं है। पाठ्य योजना में प्राप्त नहीं किए जा सकते उसके उद्देश्य, मानव व्यवहार में नहीं झलकते हैं। तो क्या होगा सही उत्तर? रेखा गणित के सामान्य उद्देश्यों के बारे में यहाँ पर पूछा है कि रेखा गणित के जो सामान्य उद्देश्य हैं वो क्या हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दूरगामी। शिक्षण के जो सामान्य उद्देश्य होते हैं दूरगामी होते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से ही अपन को यहाँ पर आंसर देने की कोशिश करना है। तो शिक्षण के जो उद्देश्य हैं, सामान्य उद्देश्य दूरगामी हैं।
अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में निहित है। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में क्या निहित है? शैक्षिक उद्देश्य निहित हैं, प्राप्य उद्देश्य निहित हैं, सामान्य उद्देश्य निहित हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अपेक्षित व्यवहारगत, ध्यान से, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में क्या निहित हैं? प्राप्य उद्देश्य निहित हैं। क्या होगा इसका सही उत्तर? प्राप्य उद्देश्य। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में प्राप्य उद्देश्य निहित हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। जब ज्यामिति की चर्चा आती है तो विश्लेषण विधि का नाम सामने आने लगता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए निम्नलिखित में से विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। विश्लेषण विधि, आगमन विधि, व्याख्यान विधि, या फिर निगमन विधि। तो सही उत्तर रहेगा विश्लेषण विधि का प्रयोग करना चाहिए। ये होगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया हुआ है 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी? और 10 गीतिका नामक ग्रंथ जो है ये बहुत प्रसिद्ध है, कई बार इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जा चुका है। और एक प्रसिद्ध गणितज्ञ का एक ग्रंथ है आर्यभट्ट, जिसका नाम है। तो सही उत्तर क्या रहेगा इसका? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट होगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, 25वां प्रश्न है। रेखा गणित हेतु निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रमुख विधि है। मतलब कि रेखा गणित के लिए सर्वाधिक प्रमुख विधि कौन सी कही जाएगी? निगमन विधि, आगमन विधि, खोज विधि, या फिर व्याख्यान विधि। तो जब रेखा गणित की चर्चा आएगी तो आगमन विधि का नाम आता है। कौन सी विधि? आगमन विधि का नाम आता है। आगमन विधि होगी यहाँ की श्रेष्ठ विधि। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। पुनः किसी अन्य वीडियोस के साथ आपके साथ मिलेंगे। और आप लोग अन्य वीडियोस को भी देखें। शुभम सर के बहुत अच्छे गणित के वीडियो अपलोड हैं। यदि आप CTET या फिर MPTET की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छे वीडियो हैं, पूरे सिलेबस से दिए हुए हैं। और पर्यावरण के भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड हैं, आप लोग वो भी देखें, जिससे आपका अभ्यास और अच्छा हो। और संस्कृत के लिए तो पूरा ही सिलेबस जो वर्ग 3 का MP का है और CTET का है, उससे संबंधित वीडियोज़ अपलोड हैं और प्रश्नोत्तर भी अपलोड हैं। तो आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जिससे कि आपका अभ्यास और अच्छा हो। और आपको ये वीडियो अपने मित्रों को भी शेयर करना है। और यदि आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, जिससे कि अगले वीडियो आपके पास पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।